सो वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 11th जो टेस्ट नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम टेलिंग इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज़ इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो कहीं न कहीं इट विल कीप रिपिटेटिव और आने वाले क्वेश्चंस में भी जो है ये सब कंसेप्ट्स यूज़ आएँगे। एंड यू कैन आल्सो सी बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट दैट वन concept that you will read in one question will be helpful in another question. For example, inflation और यूएस फेडरल बैंक में अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो भारत में क्या असर पड़ेगा? आरबीआई क्या कर रही है उसके लिए, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इट विल कीप रिपीटिंग, सो यू विल गेट एन आइडिया कि which all aspects you should be focusing upon. And also by the end of the test will be doing a question from 2023 जहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा है। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड कि by that knowledge you will be able to solve these type of questions as well. Okay, so let's move, and I will be sharing my screen with you. And before seeing this I would request that you have done the test also, है ना? तब आपको एक अच्छे से you will get benefit out of it, because your thinking process uh, is very much important in this, because I will say, and just when you listen to this without having practiced it, that is not going to reap much benefit. So I would request you that if I have not given the test or just seen the questions once, do it and then get back to it. ऐसा भी हो सकता है, you might have some better explanation to that. We can always connect on the Telegram. So let's move with the first question. The problem of international liquidity is related to non-availability of, right, goods and services, gold and silver, dollars and other hard currencies, exportable surplus. See, जो भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी है हमेशा डॉलर के बारे में बात करते हैं और अदर हार्ड करेंसीज के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज एन ऑब्वियस आंसर। मतलब इसमें देयर इज नथिंग मच टू थिंक। इट वाज व्हेन इट वाज आस्क्ड इन 2015, इट वाज अ क्वेश्चन व्हिच मेनी पीपल डिड करेक्ट। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स सी। With reference to Indian economy, consider the following statements, right? If the inflation is too high, inflation बहुत ज्यादा है, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Inflation is high. What do you think by inflation is high? Inflation high है, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है। मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई क्या करना चाहेगा? मनी सप्लाई को कम करना चाहेगा, है ना? आरबीआई वुड वांट टू शक द मनी आउट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा? इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आरबीआई इज गोइंग टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इफ, तो बाय मतलब क्या? आरबीआई विल बी गिविंग मनी। तो इस तरह से क्या होगा कि मार्केट में मनी और आ जाएगा। तो ये तो भाई अच्छा नहीं हुआ, ऑलरेडी इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये आरबीआई नहीं करेगा। इट विल नॉट बाय, इट विल रादर सेल इट, बिकॉज इट विल बी सेलिंग दैट, इट विल ट्राइंग टू सक द मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, नाउ इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, फॉर एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है, अब $1 इक्वल 120 रुपए हो गया। ठीक है, तो रुपीज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अच्छा, अब देखो, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, इसका आप क्या समझ रहे हैं? रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, तो हमारे पास क्या हो गया है कि डॉलर का अमाउंट सेम है और रुपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आरबीआई क्या चाहेगा कि भाई डॉलर एक स्टेबल, मतलब एक जो स्टेबल कंडीशन लाने के लिए क्या कि डॉलर का जो सप्लाई है मार्केट में देंगे, तभी उसको जो पहले की सिचुएशन में उसको ला सकते हैं। बात समझ रहे हैं? रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या? अब बस इतना सोचो, डिप्रिशिएट कर रहा है इसका मतलब क्या? रुपी इज मोर इन द मार्केट, रुपी ज्यादा है और डॉलर उतना ही रह गया। कैसे स्टेबल लाएंगे? तो आई विल इन्फ्यूज, मैं डॉलर इन्फ्यूज करूंगा, लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। अब इससे क्या हुआ? मार्केट में डॉलर सेल किया, तो इसका मतलब क्या? रुपी भी लिया, तो दो तरह से अच्छा हो रहा है कि डॉलर भी बढ़ गया और इसके बाद रुपी भी आ गया। बात समझ में आ रहा है आपका? तो ये आप समझ सकते हैं। क्या वो ये आपको क्लियर होगा? ठीक है? नाउ इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, अगर इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो, बात समझो, यूएस में इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है? कम हो गया है। मतलब, तो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो यूएस में इकोनॉमी में मान लो पहले 6% इंटरेस्ट में मिलता, अब 4% ही मिल रहा है। तो वो क्या चाहेंगे कि भैया वहाँ से पैसे निकालो, मतलब वहाँ से डॉलर निकालो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है वहाँ उनको। यू आर गेटिंग इट? दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय प्लेसिंग देयर मनी इन द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है एंड लाइकली इंड्यूस्ड। अब क्या हुआ? अब इससे क्या हो गया कि वो जो पैसा है
वो जो डॉलर्स है, वो डॉलर कहाँ आ गया? मान लो भारत आ गया, इंडिया आ गया, इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो अब क्या है, हमारे पास जो रूपी रूपी का अमाउंट मान लीजिए सेम है, अब डॉलर और आ गया। इसका मतलब क्या? रूपी एप्रिशिएट हो गया है। बात समझे? एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट होने की वजह से क्या हो रहा है? हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस खराब हो रहा है। इस बात को समझो, थोड़ा मैं समय लेके समझाऊँगा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मतलब क्या हो गया? पहले $1 इज़ इक्वल टू ₹80 था। अब $1 क्योंकि डॉलर ज़्यादा आ गया है, $1 इज़ इक्वल टू आपका मान लो ₹40 हो गया, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है? रू रूपी एप्रिशिएट हो गया, तो अब बाहर से जो 1 किलो आलू मान लो 40 80 ₹40 में मिल रहा था, ठीक है? 1 किलो आलू $1 जो है, $1 में हम इंडिया में जो है 1 किलो आलू खरीद पा रहे थे, जो कि पहले ₹40 में था, तो पहले के हिसाब से कितना किलो आलू खरीद पाएँगे? 2। पर जब बाहर से डॉलर आ गया, तब कितना आलू खरीद पा रहे हैं? बस 1 किलो ही खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या? कि इंडिया से अब वो नहीं खरीद के कहीं और से खरीदेगा। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है, वो घट गया अपना। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो गया? घट गया। तो अब क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई क्या करा? अब समझो, विल ट्राई टू बाय डॉलर्स, है ना? क्योंकि डॉलर ज़्यादा हो गया है। डॉलर ज़्यादा हो गया है, तो रूपी हमारा एप्रिशिएट कर गया है। इसकी वजह से क्या हो गया? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घट गया है। तो आरबीआई क्या है? इज़ लाइकली टू बाय डॉलर। बात समझे? कौन ज़्यादा है, कौन कम है, बस इसी कांसेप्ट पे बहुत सारी क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2, 3 दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, तो पिंग मी अगेन, आई विल सेंड यू व्हाट आर योर डाउट्स। बट अब इसको दोबारा देखिए, बहुत बढ़िया कांसेप्ट है, ठीक है? लुक एट व्हाट इज़ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज़। नाउ, इन इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? ये आसान सवाल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट, अब देखो ये भी अच्छा सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाना है, उसके लिए क्या करेंगे? परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, गवर्नमेंट पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सेंट्रल बैंक ने बोला पब्लिक को कि भैया अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दीजिए, हम आपको क्या देंगे? पैसे देंगे। इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हुआ? पैसे बढ़ गए। पैसे बढ़ गए तो इसका मतलब आंसर क्या है? ये ठीक है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। अच्छा, करेंसी अगर डिपॉजिट कर दिया बैंक में, पब्लिक के पास होता तो इकोनॉमी में वो खर्च करता, पर अब डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो खर्च नहीं करेगा, है ना? तो इसका मतलब ये सप्लाई बढ़ा नहीं रहा है, तो इसको हम काटेंगे। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब जो है सरकार सेंट्रल बैंक से पैसे लिया, तो सेंट्रल सरकार क्या करे? वेलफेयर स्कीम्स में देगा, अलग-अलग जैसे मनरेगा के लिए दिया, तो इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, ये भी सही है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, उसका उल्टा है, ऐसे भी जैसे देखो 2 और 4 तो एक साथ हो ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि अपोजिट टाइप का स्टेटमेंट है, तो 4 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बात समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो गया? 1 एंड 3, क्योंकि सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्या होगा? सेल किए, तो मनी सप्लाई तो कम कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं तो मनी पब्लिक से ले रहे हैं, ठीक है? चलो, if the RBI decides to adopt expansionary monetary policy, expansionary money policy मतलब सिंपल सी बात है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है, सिंपल यही बात समझो। Which one of the following it not do, क्या नहीं करेगा? ठीक है? अब नॉट डू में ना दिमाग घूमता है। क्या करेगा? एक तरह से देख लेते हैं, उसके अपोजिट आंसर करेंगे। इफ द आरबीआई डज नॉट एक्सपेंशनिस्ट मनी पॉलिसी, हम ऐसे आंसर देखते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट मनी पॉलिसी के लिए क्या करेगा? कट कट एंड ऑप्टिमाइज, देखो कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? हमने देखा था कि आरबीआई के पास एक सीआरआर होता है, एक आपके पास एसएलआर होता है, ठीक है? एक सीआरआर होता है, एक एसएलआर होता है। तो सीआरआर, एसएलआर में आपको पता है कि बताओ, अब सोचो सीआरआर जो है अभी कितना चल रहा है? आप मेरे को बताना, क्योंकि एक मोटा-मोटी आइडिया रहने से सही रहता है। अच्छा, क्या भूल गया? हाँ, ठीक है। तो एसएलआर में जो है अपने पास रखना होता है, ठीक है? तो कट एंड ऑप्टिमाइज़ अगर कम कर दिया, इसका मतलब क्या है? बैंक के पास ज़्यादा कैपिटल है लेंड करने के लिए, तो ये एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सही है ना? ज़्यादा कैपिटल है लेंड करने के लिए, तो पैसे मार्केट में और जाएँगे, है ना? बैंक के पास रिक्वायरमेंट कम हो गया कि भैया आप पहले $100 रखते थे, अब 20 ही डॉलर रखो तो $80 तो और लेंड कर सकता है। तो ये तो मार्केट पॉलिसी में, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हेल्प करेगा, तो ये तो सही है, क्योंकि नॉट है बाद में कर देंगे। इंक्रीज़ इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट,
जो बैंक ओवर रेट बोरोइंग करता है, इंक्रीज, अगर इंक्रीज कर दिया तो बैंक के पास कम बोरो करेगा, तो कम बोरो करेगा तो कम लेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए खराब है, क्योंकि बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई से जितना ज्यादा पैसा बोरो करेगा उतना ज्यादा दे सकता है। पर अगर रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो वो उसका बोरो करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके लिए मार्केट में जो पैसे फ्लोट होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ठीक है? नहीं है। कट इन बैंक रेट रेपो रेट, उस तरह अगर बैंक रेट रेपो रेट कम हो गया तो वही बात फिर से आरबीआई सॉरी कमर्शियल बैंक जो है ज्यादा लेंड कर पाएगा। तो ये भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ-साथ चल रहा है। इट इज आल्सो गोइंग विद दैट। तो ये भी एक्सपेंशन करेगा, बट व्हाट आर क्वेश्चन व्हिच विल नॉट? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? कंसीडर फॉलोइंग एक्शंस व्हिच गवर्नमेंट कैन टेक, कर सकता है। लेट्स क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट, अब मेरे को एग्जाम में समझ में आ रहा है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कुछ-कुछ है, तो इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है, तो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, मोटा-मोटी बना लिया, ठीक है? अच्छा, डीवैल्यूइंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, अब आप देखो, डोमेस्टिक करेंसी को आप डीवैल्यू कर लो, जैसे मैंने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वाला कांसेप्ट यहाँ फिर लग गया। तो मतलब क्या आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा? बात समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो ये तो सही लग रहा है ना? रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, अच्छा सिंपल सी बात है, तुम इसमें से देखो ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन विल हेल्प अस टू एक्सपोर्ट मोर? सिंपल, अगर डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यू डोमेस्टिक करेंसी को करने से क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया ना, तो दैट इज नॉट गुड। तो डिवैल्यूइंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब एक्सपोर्ट डिवैल्यू करेंगे तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, है ना? वही आलू वाला एग्जांपल जो दिया। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी में रिडक्शन कम दिए, तो बहुत सारे लोग इनकरेज नहीं हो पाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये तो गड़बड़ है, इससे एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, टू तो नहीं होगा, टू तो नहीं होगा, ठीक। अब थ्री देखते हैं, अब थ्री तो ऐसे भी है दोनों में, तो आंसर तो यही हो गया, फिर भी देख लेते हैं। एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स, ठीक है, सही बात है, बाहर का मनी आ रहा है, डॉलर आ रहा है बाहर से, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, पहले भी आ रखा है ये सवाल। यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources, lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources, सही बात है। अदर सोर्सेज से लेना बंद कर दे तो उनसे ले सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स इन टेम्पोररी क्राइसिस, सही लग रहा है। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट, ये नहीं। बैंक और आरबीआई का अपना रिलेशन है, गवर्नमेंट को आप बीच में नहीं लाइए, तो तीन गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, लेंडिंग टू, अब देखो, in the central bank function as a lender of last resort, usually refers lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources। अच्छा, ये सेंट्रल बैंक ट्रेड और इंडस्ट्री को थोड़ी लेंड करता है, बात समझ रहे हैं? सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक्स के लिए डायरेक्टली आरबीआई थोड़ी लेंड कर रहा है, तो ये गलत हो गया। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी बॉन्ड टू टेम्पोररी क्राइसिस, ये सही है, तो आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग above built on the top of open source digital platform, see in these type of questions if I don't have particular knowledge about these things, I will go कि भाई सब में होगा, है ना? If you have take a call and if you are about to make this question correct, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, if you are not able to understand, अगर आपको बनाना ही है, then go for all in this type of questions, and fortunately इसका आंसर भी चार था, चार होता। अब ये बहुत ही नया सवाल है, आपको इतना नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है इन जनरल, बहुत ज्यादा डीप में, पर वही बात है, द वन हु रीड न्यूज़पेपर्स दे विल बी नोइंग अबाउट दिस, राइट? वियतनाम हैज़ बीन, मतलब मोटा-मोटी पता होता है, वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स, सही बात है, वियतनाम में साउथ ईस्ट एशियन नेशन में सोते पढ़ते रहते हैं कि बहुत सारा जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन ये सब, चलो सही लग रहा है, देखते हैं, सही लग रहा है, देखते हैं। वियतनाम इज़ लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, अब यार जिसने न्यूज़ पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, नहीं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मल्टी पार्टर है, सिंगल पार्ट है, नहीं पता, आई एम डाउटफुल अबाउट इट, लेट्स सी। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस, ये तो सही है, इसमें तो वियतनाम रख लो, मतलब जो भी ग्रोथ कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये होगा, ठीक है, तो ये तो सही है, तो तीसरा मैं एकदम सही मान लूंगा, तो ये कटा, ठीक है। अच्छा, ये था वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इज रिसेंट, ये वियतनाम के बारे में बताओ, ये भी सही है, वन, ये है आंसर तो आ गया आपका, फिर भी देख रहे हैं,
क्योंकि आंसर ऐसे ही आ गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्ट, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो 4 यहाँ पे सही हो गया। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई-सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड इंडो पैसिफिक बाव, ना, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जैसे ही ये गलत करते हो और भी थोड़ा-सा इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा एक्चुअली, ये आसान क्वेश्चन हो गया ना यार, क्योंकि ऑप्शन इतने सुंदर दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है आपको, ठीक है? बात समझ रहे हैं? घबराना नहीं है, इसको पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। With reference to inflation in India, which one of the following statements is correct? Which of the following statements correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of the government. क्या बेकार बात बोल दिया? The Reserve Bank of India has no role. क्या बात करती है? Decrease money circulation helping control. सही बात है. Increase money सिंपल सा आंसर है. आगे बढ़ते हैं.